गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री नंदीश्वर विद्यालय में ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का दूसरा चैप्टर व्यवसायिक लेनदेनों का अभिलेखन एवं लेखांकन समीकरण। अभी तक पिछले अध्याय में आपने इसकी शब्दावली पढ़ी, अकाउंट कैसा होता है, दोहरा लेखा प्रणाली कैसी होती है, कैसे व्यवहारों का लेखा किया जाता है, बहियों में कौन कौन से व्यवहारों का लेखा किया जाता है। अब हम समीकरण बनाएंगे कि कैसे उनमें लेखा किया जाता है। तो हमने पहले आपको बताया लेखांकन क्या होता है, लेन देनों की। तो देखिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं। इन वित्तीय विवरणों में लाभ हानि खाता व आर्थिक चिट्ठे को शामिल किया जाता है। आर्थिक चिट्ठा व्यवसाय की संपत्तियों एवं दायित्वों को दर्शाता है, एवं व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की सूचना प्रदान करता है। इसमें कुछ संपत्तियां और दायित्व होते हैं, जैसे संपत्ति बराबर दायित्व होता है। जितनी संपत्तियां होगी उतने ही यहाँ दायित्व। मैंने यहाँ पर संपत्तियां दी हुई हैं, कैश यानी रोकड़, स्कंद, प्लांट और लेनदार प्लस पूंजी। ये सारी संपत्तियां और दायित्व होती हैं। जितनी अपनी संपत्तियां होगी उतने ही अपने दायित्व होंगे। अब अपन चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पर जो इस समीकरण में काम में आते हैं। इन सबको पढ़ेंगे, इनका डिटेल बताएंगे कि अदत्त व्यय हो तो कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे। लेखांकन समीकरण बराबर होता है संपत्ति प्लस दायित्व। तो पहला पॉइंट मेरा दिया हुआ है लेखांकन समीकरण से आशय। ठीक है, अब लेखांकन समीकरण मैंने आपको दिया हुआ है रोकड़ प्लस स्कंद प्लस प्लांट प्लस देनदार, ठीक है, बराबर लेनदार प्लस पूंजी। ये समीकरण होता है। अब इस समीकरण में चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले दिया है अदत्त व्यय से संबंधित व्यवहार। पहली हेडिंग में लिखी है कि अदत्त व्ययों से संबंधित व्यवहारों को कैसे लेखा करते हैं समीकरण में, किसमें जोड़ते हैं और किसमें घटाते हैं। देखिए अदत्त व्यय वे व्यय होते हैं जो चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित और ना होकर जिनका भुगतान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर देना शेष है। मतलब अभी हमने वह व्यय का भुगतान नहीं किया है, अभी शेष है, देना है, इसे हम अदत्त कहते हैं। क्योंकि अदत्त व्यय का भुगतान देना शेष है और यह चालू वर्ष से संबंधित है, इस कारण इसे पूंजी में कम किया जाएगा और लेनदार में बढ़ा दिया जाएगा। अगर कोई अदत्त व्यय है तो उसको संपत्ति साइड कुछ नहीं करना है, आपको पूंजी में से लेस करना है और दायित्व में बढ़ा देते हैं, यानी प्लस कर देते हैं। अब दूसरी हेडिंग आती है आपकी पूर्वदत्त व्यय से संबंधित व्यवहार। पूर्वदत्त व्यय वे व्यय है जिनका भुगतान तो अग्रिम कर दिया गया है परंतु उनका लाभ चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त नहीं हुआ है। कहने का तात्पर्य है आपने किसी का कमरा किराए पर ले रखा है और आपने 2021 तक का किराया दे दिया है और 2021 का उपयोग नहीं किया है, क्योंकि अभी आप लोग करंट ईयर जो है वो 2020 है, यानी आपने उस वस्तु का व्यय कर दिया है और उसका उपयोग नहीं किया है, उसे कहते हैं पूर्वदत्त व्यय। इन व्ययों का भुगतान कर दिए जाने के कारण रोकड़ में कमी हो जाती है, क्योंकि ये व्यय चालू वर्ष में कर दिए गए हैं जिनका संबंध आगामी वर्ष से है, इस कारण यह संपत्ति मानी जाती है पूर्वदत्त व्यय। इसके बाद आ रहा है उपार्जित आयों से संबंधित व्यवहार। देखिए ये वे आय होती हैं जो दे तो हो गई हैं पर उनकी प्राप्ति चालू या वित्तीय वर्ष के अंत तक नहीं हुई है। चूंकि यह अनअर्जित हो गई है, इस कारण पूंजी में वृद्धि हो जाएगी और संपत्ति मानी जाएगी। यानी पूंजी में वृद्धि कर पूंजी में जोड़ के लिख देंगे और संपत्ति की साइड अलग से लिख दिया जाएगा उपार्जित नाम हेडिंग डालकर। अगला आता है अनुपार्जित आय से संबंधित व्यवहार। ये वे आय होती हैं जो प्राप्त हो गई है परंतु दे नहीं हुई है, अर्थात इनका संबंध अगले वर्ष से है। चूंकि यह आय प्राप्त हो गई है इस कारण रोकड़ का शेष बढ़ जाएगा और अग्रिम प्राप्त हो जाने के कारण चालू वित्तीय वर्ष के लिए दायित्व माने जाएंगे। यानी इसको हम कैश में जोड़ देंगे और बराबर करके दायित्व की साइड अलग से हेडिंग में अनुपार्जित आय में जोड़ दिया जाएगा, यानी अनुपार्जित आय का हेडिंग का नाम लिख दिया जाएगा।
अब आते हैं संपत्ति पर ह्रास। ह्रास समझना पहले आवश्यक है। ह्रास क्या होता है? किसी स्थायी संपत्ति का लगातार उपयोग करने पर उसमें होने वाली सने सने कमी को ह्रास कहते हैं। किसी भी स्थायी संपत्ति हो, मशीन हो या कोई भवन हो, भवन ना होकर भवन, क्योंकि भवन में भी ह्रास होता है। हालांकि मशीन, गाड़ी को आप लगातार चलाओगे तो उसमें घिसावट आना, पहिए घूमना आदि जो उसमें धीरे धीरे कमी आती है उसे हम कहते हैं ह्रास। ह्रास स्थायी संपत्ति के प्रयोग में टूट फूट के कारण संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी को ह्रास कहती है। अब आता है पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज व्यवसाय के लिए व्यय है। व्यवसाय स्वामी के लिए आय व्यय होने के कारण पूंजी में कमी हो जाएगी और स्वामी का आय होने के कारण पूंजी में जोड़ दी जाएगी। इसके उपरांत मैंने आपको एक सवाल दिया है, यहाँ पर हम समझेंगे हम व्यापार प्रारंभ करते हैं तो उतनी ही तो हम रोकड़ लगाते हैं, उतनी ही हमारी पूंजी होती है। तो पहले मैंने एक सवाल यहाँ पर सॉल्व किया है जो पेज नंबर आपका 54 पर है, पहला एग्जाम्पल फर्स्ट। मैं पहले आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, उसके बाद न्यूमेरिकल बताऊंगा। तो माना कि मैंने व्यवसाय प्रारंभ किया 80,000 रुपए से, तो मेरा कैश भी 80,000 है और यहाँ रोकड़ भी 80,000 है। अब मैंने पुनः उसमें व्यवहार किए, मैंने नगद माल खरीदा 20,000 रुपए से। अब देखिए जब हम कोई नगद वस्तु खरीदते हैं तो हमारा कैश कम हो जाता है और स्टॉक बढ़ जाता है। माना कि आपने 4 टीवी खरीदी बेचने के लिए, तो आपके पास 4 टीवी आ गई ना, आपके पास क्या कम हो गया? कैश, यानी रुपए कम हो गए। तो आप क्या करोगे? कैश जो आपका है उसमें से उतनी माइनस कर दोगे और प्लस करके स्टॉक को बढ़ा दिया जाएगा। देखिए नगद माल खरीदा 20,000 रुपए का, तो देखो मैंने कैश में से 20,000 लेस कर दिए और प्लस करके मैंने स्टॉक के स्थान पर 20,000 लिख दिए। बराबर अपना प्लांट अभी था नहीं तो प्लांट की जगह मैंने 0 लगा दिया, बराबर करके यहाँ देखा कि लैंडर अभी उधार की वस्तु है नहीं ना, हमने बेची। अब आता है कि प्लस पूंजी कितनी थी? 80,000। हमने नया समीकरण बनाया तो हमारा 80,000 माइनस हुए तो 60,000 कैश प्लस 20,000 इसकम प्लस 0 बराबर 0 लेनदार है, अभी उधार खरीदा ना बेचा, प्लस 80,000 आपकी पूंजी हो गई। देखिए आप यहाँ कहाँ देखेंगे कि ये समीकरण बराबर यहाँ 60,000 तो 20,000, 60 20 80 उधर भी 80 है। मतलब हमारी जो इक्वेशन जो चलेगी, समीकरण जो चलेगा, दोनों बराबर पक्ष चलेंगे। अब हमने पुनः आगे फिर व्यवहार किया, वित्तीय व्यवहार। उधार माल खरीदा, पहले हमने नगद खरीदा था, अब हमने क्या किया? उधार माल खरीदा। तो जब हम उधार माल खरीदेंगे तो हमारे लेनदार बढ़ जाएंगे और अगर हम उधार माल बेचेंगे तो देनदार बढ़ते हैं। ये आप चाहो तो पॉइंट लिख सकते हो कि व्यापार में जब हम उधार माल खरीदते हैं तो हमारे लेनदार बढ़ जाते हैं और जब हम उधार माल बेचते हैं तो हमारे देनदार बढ़ जाते हैं। वह माल देनदार में लिख दी जाती है। अब देखिए इसका क्या होगा? उधार माल खरीदा, स्टॉक आया तो हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा, कैश पर कोई प्रभाव नहीं रहेगा। इस समय उधार माल कितने का खरीदा हमने? 30,000, तो हमारा कैश 60,000 का, तो 60,000 नीचे 0 लगा दिया, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं क्योंकि हमने अभी कैश नहीं दिया है। पर हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा, 20,000 का था और 30,000 हमने उधार खरीद लिया तो उसके नीचे हमने 30,000 ऐड कर दिए। पुनः हम दायित्व की साइड जाते हैं, प्लस 0 बराबर 30,000 हमारे बढ़ जाएंगे। काय के बढ़ जाएंगे? लेनदार के, क्योंकि हमने उधार माल खरीदा है। अगर उधार माल बेचा होता तो संपत्ति की तरफ देनदार बढ़ते, प्लस 30,000 बराबर 0। हमने नया समीकरण बनाया, अपना नया समीकरण हो जाएगा 60,000 प्लस 30 3 2 5 यानी 50,000 प्लस 0 लेनदार आ जाएंगे 30,000 प्लस 80,000 रुपए। ये नया समीकरण बन गया। फिर हमने पुनः व्यापार किया, अब हमने माल क्या किया? व्यापार में पुनः माल को बेचा। देखिए माल बेचा, अब यहाँ पर एक बात यह आती है कि माल नगद बेचा या उधार बेचा। तो यहाँ कॉमन सेंस की बात है, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, आपको खुद से प्रयास करना पड़ेगा कि जब किसी का नाम नहीं दिया हो, जैसे रमेश को माल बेचा या फलाने को माल बेचा, तो अगर नाम दिया है और उस नाम के साथ नगद शब्द नहीं जुड़ा हुआ है तो वह उधार माल ही माना जाएगा, चाहे बेचा हो चाहे खरीदा हो। और अगर ऐसा लिखा है माल खरीदा तो
और किसी का नाम नहीं जुड़ा है, अगर नगद शब्द नहीं भी लिखा है तो हम इसको नगद ही मानेंगे। ठीक है, कि नगद माल खरीदा। और अगर ऐसा लिखा है कि माल बेचा और किसी अन्य पर्सन का इसमें नाम नहीं दिया है तो यह मानना पड़ेगा कि यह माल नगद ही बेचा है। यहाँ पर अपन देखेंगे कि जो माल बेचा है, जो माल है वो लागत कितने की है, 15,000 रुपए की। अब 15,000 का जो माल है, 15 के 15 में तो आप बेचोगे नहीं। कॉमन सेंस की बात है कि जो माल आप बेचोगे थोड़े बहुत प्रॉफिट में बेचोगे। तो आपने कितने में बेचा भाई, 20,000 रुपए में। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें आपको कितना प्रॉफिट हुआ। तो आपने माल देखा तो ये 15,000 का जो माल है वो आपने 20,000 में बेचा। कैश आपके पास कितना आया, तो जो नगद है वो हम नगद में जोड़ देंगे। तो हमारे पास कैश कितना था, 60,000 रुपए हमारे पास कैश थे। तो कैश में हमको कैश कितना प्राप्त हुआ, 20,000 रुपए। तो 60,000 के पीछे प्लस लगा के नीचे 20,000 ऐड कर दिए, बराबर। अब आपका माल गया है, पैसे तो आ गए, माल यानी स्टॉक आपका उतने से स्टॉक कम हो गया। कितने लागत का हुआ, स्टॉक में से हमेशा लागत ही माइनस करेंगे। सेल्स वैल्यू कभी भी स्टॉक में से माइनस नहीं की जाती है। मैंने आपको पिछले अध्याय में पढ़ाया था कि विक्रय या विक्रय लागत में से जो कम होता है उसे स्टॉक में से माइनस किया जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि 20,000 का माल बेचा था, लागत थी आपकी 15,000, तो हम स्टॉक में से लागत को ही माइनस करेंगे। तो हमने स्टॉक में से 15,000 लेस कर दिए और कैश कितना आया था अपने पास, 20,000 रुपए। तो हमने आपका कैश में 20,000 को जोड़ दिया। तो हमारा कैश बढ़कर हो गया 80,000 रुपए। स्टॉक जो था वो कम होकर हो गया 35,000 रुपए, क्योंकि 15,000 का स्टॉक माइनस हो गया था, बराबर 0। 30,000 रुपए लेनदार है आपका, प्लस आपका 85,000, क्योंकि आपको 5,000 का प्रॉफिट हुआ था। प्रॉफिट हमेशा पूंजी में जुड़ता है और अगर लॉस होता है तो पूंजी में से माइनस करें। हो सकता है कि 15,000 का माल आपने 10,000 में बेचा हो तो 5,000 अगर लॉस होता तो पूंजी में से यहाँ माइनस कर दिया जाता। आपका नया समीकरण हो गया 80,000 प्लस 35,000 बराबर 30 प्लस 85,000। नगद प्लांट खरीदा, आपने देखो नगद प्लांट खरीदा है आपने, तो आपका कैश जाएगा, नगद है लिखा है उसमें। 25,000 खरीदा तो मैंने 25 80 में से माइनस कर दिए, कैश में से 55,000 आ गया आपका। इसके बाद प्लांट है, स्टॉक से कोई मतलब नहीं, प्लांट यानी मशीन खरीदो उसका अलग से लेखा करना पड़ेगा क्योंकि वह संपत्ति होती है। तो आपका 35,000 स्टॉक था, प्लस हमने 25,000 मशीन के अलग से दर्शा दिए, बराबर यहाँ आपका था 30,000 लेनदार थे, प्लस 85,000 पूंजी थी। इस प्रकार आपका ये नया समीकरण हो गया। अब आप भाइयों में बता सकते हैं कि हमारे पास 55,000 कैश है, 35,000 स्टॉक है और 25,000 की मशीनें हैं, बराबर हमारे पास 30,000 की लेनदार है, प्लस 85,000 की पूंजी है। इस प्रकार आपके जो व्यापार का जो बैलेंस शीट है आपकी प्राप्त हो जाती है कि आपके पास संपत्तियां कितनी हैं और आपके पास दायित्व कितने हैं। इस प्रकार मैंने आपको ये सारा सवाल बताया। इस सवाल से संबंधित जो मद आपको समझ में नहीं आई हो, आप विद्यालय में आकर संबंधित शिक्षक से और समझ सकते हैं और आप इनको अच्छे से पढ़ते रहें। ये सारी मदें आपके 2.1 चैप्टर में दी हुई हैं, उन्हें एक बार अच्छे से पढ़ लें और फिर भी अगर कोई कंफ्यूज रहता है तो विद्यालय में आके आप उनसे समझ सकते हैं। आप घर पर रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। जय हिंद।